हेलो दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का संतोषी आईएएस के इस चैनल पे। तो घटना चक्र की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक। जो टॉपिक हमारा था वो क्या था, राज्य का नीति निर्देशक तक तो आज पढ़ना है। इसके पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का अगर रिवीजन करें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। भाग 3 में कितने, 12 से भाग 3 में और 12 से 35 के बीच में, ठीक है। उसके बाद अब जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे भाग 4, वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व DPSP, और इसका आर्टिकल क्या है 36 से 51 के बीच में। देखो ये 36 के 51 के बीच में वर्णित है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से ग्रहित किया गया है। तो ये आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देखो ये स्वतंत्र रूप से विभिन्न पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो पूछते हैं ना, तो ये कहाँ से पूछते हैं, जब हम लोग टॉपिक पढ़े थे क्या, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या ग्रहण किया गया, तो उसमें आता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है, राजनैतिक प्रजातंत्र, एक सेकेंड, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या फिर सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये किसकी शामिल होने की बात करता है, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की बात करता है, ठीक है। इसकी बात करता है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की बात करता है। जो DPSP है ना, ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसका जो है वर्णन किया गया है। अगर ऐसे पूछे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बताते हैं, क्या स्थापित करना चाहते हैं, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो आपको पता है कि ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो जो हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा था कि कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो वो धार्मिक राज्य की स्थापना क्यों करना चाहेगा, तो ये आपका गलत विकल्प हो गया है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो कैसे भिन्न है, पहला है पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्य के लिए। दूसरा है पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है आपको समझना क्या है, ये उत्तरोक्त पूर्वोक्त। देखो यहाँ पे हिंदी ना बहुत क्लिष्ट हिंदी लिखी गई है। ये आपसे ये पूछना चाह रहा है सरल भाषा में कि कौन न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और कौन नहीं है ना, मतलब उसके बारे में विशेषता बताई गई है। तो देखो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसे लागू नहीं करा जा सकता, ये प्रावधान है, लेकिन आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जो मौलिक अधिकार है अगर उनका हनन हो रहा है तब आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, जो निर्देशक सिद्धांत हैं ये
प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। फिर से अगर हम नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ओवरऑल बात करें, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आपको क्या पता है, तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, जो भारतीय संविधान में भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। अब इनकी विशेषता क्या है, तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। कैसा कल्याण? अब कल्याण में भी कैसा कल्याण? सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, नैतिक, राजनीतिक, मतलब ये एक तरीके से जो गांधीवादी सिद्धांत है उस मूल्यों का पालन करते हुए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। लेकिन अगर जो आपके 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ये जो है उल्लंघन हो रहा है या फिर ये लागू नहीं हो रहा है, चाहे वो 36 से 51 के बीच में जो भी वर्णित है, ठीक है। अभी एक एक अनुच्छेद बताएंगे ना बीच बीच में, नहीं तो सारे बताएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे आएंगे याद पूरे करा देंगे। तो देखो आपको बस इतनी चीज़ें राज्य के निर्देशक तत्व में बेसिक रूप से समझना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निर्देशक तत्व क्या है? ये वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये कैसे है, ये अवाद योग्य हैं, ठीक है, मतलब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जो निर्देशक तत्व है भाग 4 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 के मध्य में है, आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में ये एक सिफारिशें हैं, ठीक है। राज्य मतलब मामले में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे दावा नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा करो ही, मतलब सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, ये न विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक और ना ही एक और ना ही दो। देखो एक MC सीतलवाड़ जो है, MC सीतलवाड़ साहब जो हैं, उनके अनुसार ये क्या बताते हैं कि जो निदेशक तत्व है ये विधिक अधिकार और कानूनी उपचार के लिए मतलब जो लागू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही नीति निर्देशक तत्व को विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो देखो इतनी देर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो DPSP मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर प्रवर्तनीय कोई है तो वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार है। तो अब आपका एक तो नहीं होगा, तो एक गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब
ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित ही नहीं होंगे। तो ये तो सही है। अब बात करते हैं अब ये इसमें लड़ाई है। जब दोनों में है तो अब बात करते 3 की। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अब राज्य के कानून बनाने को प्रभावित क्यों करेंगे? क्योंकि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक समता को बनाए रखते हुए कल्याणकारी राज्य की निर्माण के लिए कानून बनाने में सहयोग करेंगे। मतलब वो सभी आयामों को ध्यान में रख करके कानून का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये आपको। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? राज्य की नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है, इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इनफोर्सिबल नहीं है। तो क्या है? दोनों सही है। दोनों क्यों सही है? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या भी करते हैं और ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आपका जवाब जो होगा 1 और 2। देखो यूपीएससी के लगभग हर ईयर में बन रहे हैं। देखो नीति के निदेशक तत्व आईएएस प्री 2015, आईएएस प्री 2015। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं ना, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, प्रस्तावना, संविधान का निर्माण, तो ये सब ना एक तरीके से जो पॉलिटी के ना कोर टॉपिक प्रीलिम्स के होते हैं। तो इनको गलत नहीं करना है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। देखो अगर बहुत ज़्यादा घुमा के पढ़ोगे कि नहीं हमको पॉलिटी का ज्ञाता बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, बस थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट है, इनको समझते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, कल्याणकारी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य के नीति निदेशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निदेशक तत्वों में की गई है। ठीक है, हालांकि देखो प्रस्तावना में बात की गई है, लेकिन अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना दोनों होता तब दोनों ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रस्तावना, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार, राज्य के निदेशक तत्व, तो इसमें प्राथमिकता या ज़्यादा बल कौन दे रहा है, तो इसको ध्यान में रख करके आपको ऑप्शन लगाना है। तो वो ऑप्शन आपका होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, चलो बात करते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, ए और सी दोनों में। तो देखो अभी इसके पहले ही मैंने बात किया था, तो जो भारत के कल्याणकारी राज्य की बात करता है वो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखो पॉलिटी का टॉपिक ऐसा है ना कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्पों को ध्यान में रख करके भी जवाब दिया जाता है, पॉलिटी में नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी। लेकिन जैसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, एक भारत के कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हो गई, एक संविधान की आत्मा की बात हो गई, और जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, अब चाहे उसमें अंगीकृत पूछे या आंशिक रूप से पूछे या अधिनियमित कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 है। वही जब बात करें पूर्णता लागू हुआ, गणतंत्र लागू हुआ, है ना, या फिर जब सिग्नेचर किया जाता है पूर्णता, तो वो 26 जनवरी 1950 को। तो क्या है कि अपने प्रश्न की जो लास्ट की लैंग्वेज है उसको ध्यान में रख करके ही जवाब देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और उसके बाद क्या है? गांधीवादी। उपरोक्त सभी। तो जो समाजवादी है, समाजवादी की भी बात करते हैं, उदार बौद्धिकतावादी की भी बात करते हैं और गांधीवादी की भी बात करते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर यहाँ पे ये पूछ ले कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा है वो कैसी है, सकारात्मक है या नकारात्मक, तो कैसी है। अगर वो सामाजिक विकास कर रहा है, आर्थिक विकास की बात कर रहा है, नैतिक विकास की बात कर रहा है, तो ये ओवरऑल आपके बहुआयामी विकास की बात कर रहा है, तो ये सकारात्मक में आएगा, नकारात्मक में नहीं आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। क्या होगा, ये आपका आएगा सकारात्मक में। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, कहाँ से प्राप्त हुई, आयरलैंड से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ, आयरलैंड से। चलो यहाँ पे याद करा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए थे, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया था उद्देशिका की भाषा ली थी, देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य का लिया था, और क्या लिया था, समवर्ती सूची। और अमेरिका से क्या लिया था, लिखित संविधान, राष्ट्रपति का महाभियोग और राष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, मौलिक अधिकार, उच्च एवं सर्वोच्च राज्यों का जो मतलब प्रावधान है, और न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनको कैसे पद से हटाने की प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया था, अमेरिका से। अगर बात करें फ्रांस से, तो फ्रांस से क्या लिया था। चलो फ्रांस को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम इसको फ्रांस को भी अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एक बताना कौन सा लिया गया है। चलो एक हम बता देते हैं और आप लोग बताना। जो समान भाईचारा है कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। और क्या क्या फ्रांस से लिया गया, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो हम आप लोगों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप हमारी क्लास को लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजी शेड्यूल से आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रात का जो है 10:34 हो रहा है। लाइब्रेरी से आने के बाद मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। सिंपल है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो आधारभूत क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, IAS प्री 2013-2015 यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन के लिए स्वतंत्रता। तो देखो, जो समान काम के लिए समान वेतन है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, DPSP। क्या है, एक सेकंड, तो ये क्या है, ये आपका DPFP है। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 39। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये आर्टिकल हमने आपको आज से 3-4 दिन पहले ही बताए थे कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं। अब आपको आर्टिकल साथ में रटते भी चलना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको रटनी ही होती हैं। तो जो ग्राम पंचायत का गठन है ये अनुच्छेद 40 में है, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है, और अभी समान जो सिविल संहिता है इसको लागू किसने किया है, उत्तराखंड ने। UK का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, उत्तराखंड है। ठीक है, उसके बाद
जो कृषि एवं पशुपालन है ये किसमें है? तो ये आपका है अनुच्छेद 48 में। 48 में न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, 50 में है अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये अनुच्छेद 51 में है। देखो ये तो यहाँ पे मिला लिया। अब एक फिर से ऐसे याद कर लो, जो ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में, समान आचार संहिता, ये समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान, उसके बाद कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है वो अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय और शांति का विकास 51 में है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास पूछा जाता है, कभी कभी विदेश नीति से संबंधित पूछा जाता है, और एक जगह भी आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें पूछा है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, वहाँ पर अनुच्छेद 48 लिखा हुआ, लेकिन क्या है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आप सब बहुत अच्छे से याद रखना, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर वही देखो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 कृषि एवं क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो देखो यहाँ पे तो सब सामने ही सामने है ना, 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये देखो 39 में क्या है, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में है समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 में नहीं, ये किस में है, अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 48 में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कृषि और पशुपालन संगठन, ठीक है, पशुपालन का संगठन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, देखो बच्चे यहाँ पे 43A नहीं है, यहाँ पर 43B है, ठीक है। और जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो किस में है, वो है अनुच्छेद 40 में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अनुच्छेद 43, और अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि जो है जो मतलब एक तरीके से जो मजदूरी है ना, इसमें क्या है मनरेगा में 100 दिन का, एक साल में 100 दिन का रोजगार की गारंटी योजना है ना, तो उसी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। देखो अनुच्छेद 43 और कल्याणकारी राज्य को यहीं पे समझ लो। जो मनरेगा कार्यक्रम है वो क्यों लाया गया? क्योंकि देखो जिसके पास स्किल है उसे तो बहुत सारी जॉब मिल जाती है ना, लेकिन जो अनस्किल्ड लोग हैं, जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, परिवार में एक लोगों को मनरेगा कार्ड जो बनता है उसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी की जाती है। और गारंटी करेंगे मतलब जो रोजगार जब उत्पन्न होगा तो वो अपने उसी से वो अपना पालन पोषण है ना, अपने बच्चों की शिक्षा पालन पोषण, हालांकि कितना हो पाता है इस महंगाई में ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जो एक सरकार का प्रयास है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे जब कोविड-19 आया था तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मनरेगा कार्यक्रम है, एक तरीके से यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का डाटा ले लो या फिर रोजगार का ले लो, तो वहाँ पे मनरेगा कार्यक्रम ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी।
ठीक। तो जब उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है, पोषण मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज का मतलब जो कल्याणकारी राज्य को उन्मुख कर रहा है, कल्याणकारी राज्य को परिभाषित कर रहा है। तो थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो वो किस में सुनिश्चित की गई है? तो 43A में। किस में की गई है? 43A में। एक सेकेंड, 43A में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो मैंने बोला था अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा है, विदेश नीति है, ठीक है। क्या होगा? अनुच्छेद 51, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ पे उल्लेख है? तो कहाँ पे है? 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात की गई है, आर्टिकल 51 में, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहाँ गया? एक सेकेंड। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो वो क्या है? DPSP, ठीक है, आर्टिकल 51। देखो ये बार बार इसलिए बोल रही ना, बहुत बार पूछा गया है और ये ना गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर इसको गलत कर दिया ना तो फिर तैयारी का कोई मतलब है नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है तो टाइम नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। अनुच्छेद 51, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? अब बात करेंगे कि क्या क्या जोड़ा गया है। चलो देखते हैं। तो जो ये समान आचार संहिता है, देखो यहाँ पे पहचानने का एक रीजन, अगर आपको आर्टिकल याद है ना, तो समान आचार संहिता जो है ये क्या है? 44 है ना, तो ये 44 है, 44B, 44C नहीं है, सिर्फ 44 है। तो ये संविधान संशोधन द्वारा तो नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, मतलब एक पहचान रख लेना। अब बात करते कि कौन कौन से जोड़े गए थे। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो शोषण से बच्चों और जो ये अल्पवयों की जो सुरक्षा की बात की गई थी, किसमें किया गया था? 39 में, ठीक है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता इसमें किसमें किया गया था? 39 में। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के जो भागीदारी की बात की गई है, ये किसमें किया गया है? 43 में। और वो हम लोगों ने पढ़ा था सहकारी समिति, है ना, सहकारी समिति, ये किसमें है? 43B में, इसको याद रखना, ठीक। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा चलो, आज का जो ये नीति निर्देशक तत्व है, तो अभी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो नीति का नीति निर्देशक तत्व है मौलिक अधिकार है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के विभिन्न पीसीएस में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे 1 से 2 दिन में जो होगा वो हम कराते हैं, ठीक है। आज जितना हुआ है, आज का आपका जो टारगेट है, आपको जो नीति निर्देशक तत्व का जो बेसिक है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। आर्टिकल पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, कहाँ से लिया गया है, किसकी संकल्पना करता है, इन सब की बात करना, ठीक। याद कर लेना, फिर कल बताना कि कितना हुआ आप लोगों का। थैंक यू। कैसा लगा ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। देखो हम ये नहीं कह रहे कि क्लास में कमेंट करके हमको बताओ कि कैसा अभी क्या सुधार करना है, क्या कमी रह गई है, बताना, ठीक है। और किसी ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, तो मैंने जो बात की थी RTI की,
मतलब सूचना के अधिकार की। तो सूचना का जो अधिकार था, ठीक है, इसका जो एक्ट है सूचना का अधिकार हो गया है, इसका जो एक्ट आता है ना, ये आता है कब, 2009 में आता है। और ये लागू कब से होता है, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक। और जो वाद की बात कर रही थी, तो निजता का अधिकार जो है वो पुट्टा स्वामी वाद में आता है, ठीक। मैंने निजता के अधिकार की बात की थी कि निजता का अधिकार, वो वाद कौन सा है, पुट्टा स्वामी वाद है। और वहीं पे जो ये भ्रमण का अधिकार है, मतलब जीवन गरिमापूर्ण जीने के अधिकार में जो भ्रमण वगैरह का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये मेनका गांधीवाद में किया गया था, ठीक है। चलो, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो, और क्लास ज़रूर लाइक करना।